दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे कि हम देखने जा रहे हैं शीत युद्ध का दौर। जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर है 12th क्लास के। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, कथन की बात हो रही है कि मतलब कौन सा कथन सही है। जब आप इस चीज को देखते हो, प्रश्न आता है आपके सामने कि शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जब आप क्वेश्चन सुनते हो, पहला इसमें है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। क्या ये सही है? या ये सही है कि यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं का युद्ध था? या शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की? चौथा ऑप्शन है, अमेरिका और सोवियत संघ में सीधे युद्ध में शामिल थे। तो हम सभी को पता है शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका शामिल थे और इन्हीं के बीच ये युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध के बारे में हम सबको पता है एक ऐसा युद्ध था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ही चल रहा था। तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता? तो कौन सा है जो इसमें कहता है कि ये गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसके बारे में हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो पहला है इसमें, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए जो देश थे, स्वतंत्र नीति अपनाने का समर्थ बनाना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल न होने से इनकार करना। तीसरा ऑप्शन है कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना और वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता। तो इसका सही जवाब है थर्ड, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति का अपनाना। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि भैया कि हमने कह दिया हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं तो हम किसी देश के किसी भी मामले में कुछ बोलेंगे ही नहीं, वहां कुछ भी होता रहेगा तो आंख बंद कर लेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था दोस्तों। ऐसा था कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और गलत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर हमारी वजह से कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे महाशक्तियां दी गई हैं, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषताओं को बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का निशान लगाना है। तो आप पढ़ें और देखिए क्या है। सॉरी, हाँ, तो इसमें है कि गठबंधन के सदस्य देश अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे की स्थान देना जरूरी था। हाँ भाई, ये जरूरी रहेगा, आपने गठबंधन कर रखा है तो पहला सही है। दूसरा पॉइंट, सदस्य देशों की विचारधाराओं और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। ये भी जवाब सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो इसे सभी सदस्यों पर आक्रमण समझा जाता है। बिल्कुल सही, हम सबने पढ़ा है, गठबंधन का ही तो मतलब होता था। और फोर्थ, महाशक्ति सभी सदस्य देशों में अपने परमाणु हथियारों को विकसित करने में नहीं, गलत पॉइंट है ये ऐसा कुछ नहीं था। तो आप यहाँ से भी उत्तर देख सकते थे, लेकिन हमने पढ़ के देखा है, उम्मीद करता हूँ आपके रिवीजन में काम आएगा। प्रश्न है,
नीचे दिए गए कुछ देशों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक के सामने यह लिखें कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा। पोलैंड किसके साथ था, हमें बताना है पोलैंड किसके साथ था, फ्रांस किसके साथ था, जापान किस गुट में था या क्या था, नाइजीरिया का क्या हाल था उस समय, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, श्रीलंका, इनके बारे में बताना है। तो पहले से आगे देखते हैं। पोलैंड सौम्यवादी था, ये रूस की तरफ था। फ्रांस पूंजीवादी गुट में शामिल था। जापान पूंजीवादी गुट में शामिल था। नाइजीरिया गुटनिरपेक्ष था, एक तरह से इंडिया की तरफ कह लो या इंडिया के साथ था ये। उत्तरी कोरिया सौम्यवादी रूस की तरफ से था। श्रीलंका गुटनिरपेक्ष इंडिया जैसा देश, इंडिया के सपोर्ट में यूं कह लो गुटनिरपेक्ष नीति के पालन किया इन्होंने। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। प्रश्न आ गया है डिटेल में, तो हमें बताना है शीत युद्ध। जो शीत युद्ध है, ऐसा युद्ध जिसमें आमने सामने से ना लड़के, मतलब कई अन्य तरीकों से युद्ध किया जाता है। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, इसमें दो बात कही जा रही। पहला तो होड़, क्या होड़, होड़, और दूसरा है नियंत्रण। दोनों ही पॉइंट आ रहे हैं। ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई कैसे। एक तो कहा जा रहा है कि हथियार बहुत सारे बन गए, इनसे होड़ हो रही थी, कंपटीशन हो रहा था। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भैया इनसे हथियार कम भी हो रहा है। तो कैसे आप कह सकते हो एक ही चीज किसी चीज को बढ़ा भी रही है घटा भी रही है, आप कैसे साबित करोगे। इसके लिए हम उत्तर में देखते हैं। तो उत्तर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व के सामने अनेक संकट आए तथा उसी दौरान खूनी लड़ाइयां भी लड़ी गई। खूनी लड़ाइयों का मतलब बहुत ज्यादा उसमें नरसंहार हुआ, लोगों को मार दिया गया। लेकिन हम तीसरे विश्व युद्ध, कौन सा, थर्ड, तीसरा मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, यहाँ तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है। तो तीसरे विश्व युद्ध से हम बचे रहे। मध्यस्थ के माध्यम से युद्ध को कई बार क्या कर दिया गया, टाल दिया गया। अंत में यह बात उभर कर सामने आई कि किसी भी तरह से युद्ध को टालना जरूरी है। टालना क्यों जरूरी है, अगर आप युद्ध नहीं टालोगे तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितने प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति है कितनी बुरी हो जाएगी, आपका देश बहुत पीछे हो जाएगा। इसी वजह से दोनों देशों और महाशक्तियों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उचित व्यवहार पर बल दिया और युद्ध को टालते रहे। तो यहाँ से पहला पॉइंट हमने देख लिया कि क्यों कहा गया है कि हथियारों का होड़ भी था और एक तरीके से उस पर अंकुश भी था। तो यहाँ से देखते हैं, हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता कंपटीशन समाप्त नहीं हुई। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका के हालात हमेशा दोनों गुटों में भरपूर हथियार जमा करना और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। युद्ध के बड़े जखीरे में युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। कहा गया कि भैया तुम्हारे पास अगर हथियार है तो तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, अगर हथियार नहीं रहेगा तो हमला कर देंगे। इसका उदाहरण दे दिया गया कि तुम ताकतवर बनो दुश्मन के बराबर, जितनी ताकत दुश्मन के पास है अगर तुम्हारे पास है तो दुश्मन तुम्हारे पास हमला नहीं करेगा। इसलिए दोनों हथियार इकट्ठा करते रहे बट हमला नहीं किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे पॉइंट हम देखते हैं ये वाला। दोनों देशों ने लगातार इस बात को समझ रहे थे कि समय, संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। कि वो कितना भी टाल लें लेकिन युद्ध हो सकता है। युद्ध कैसे होगा, दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियार की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था कि भाई तो उसके पास करोड़ों कितना हथियार है। कोई दुश्मन थोड़ी ना बता देता है कि जाके भाई मैंने तुम्हारे लिए कट्टा रख रखा है, असलाह रख रखा है, तोप रख रखा है। तो हो सकता है कि कोई उधर से फुलझड़ी जला दे, इधर से तुमने हमला कर दिया, ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है। तो ये संकट हमेशा बना रहता था कि कौन हमला कर देगा, कब हमला कर देगा, ये कुछ इसका क्लियर नहीं था। तो दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने का भूल कर सकते थे, तो मतलब डाउट के चांसेस थे वहां पर। फिर क्या किया इसके लिए उन्होंने, इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई
परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? यदि किसी सैनिक ने शरारत कर दी, शरारत का मतलब है उसने शरारत में किसी से हथियार मार दिया, कुछ कर दिया, तो युद्ध छिड़ जाएगा। फिर क्या होगा? इस प्रकार की गलती शत्रु को इस प्रकार की गलती शत्रु को क्या करेगी? उकसा देगी। वो समझेगा क्या? उसे विश्वास कैसे दिलाया जाए कि हमला हमने नहीं किया? तो इन सब के लिए क्या किया गया है? इस कारण कहते हैं अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणु और अन्य हथियार समिति पर समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि भैया हम कोई संधि कर लेंगे जिसकी वजह से हमें पता रहेगा कि हमने आक्रमण किया है कि हमने आक्रमण नहीं किया है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके चलते ही दोनों महाशक्तियों ने शस्त्रीकरण की होड़ को रोकने के लिए मानव जाति की भलाई के लिए विभिन्न समझौते किए। उन्होंने कई सारे समझौते किए जिसका उद्देश्य यह था कि भैया हम हथियार और नहीं बनाएंगे, जितना है उतना ही रहेगा। तो उनका कहना था कि अब जितना हथियार बन गया, अब हथियारों का हमें कोई जखीरा नहीं खड़ा करना है। उन्होंने कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किया। डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। प्रश्न है 6, महाशक्तियां छोटे छोटे देशों के साथ संबंध क्यों रखती हैं? 3 ही कारण बताने हैं। दोस्तों हम भी ऐसा कई बार करते हैं कि अपनी क्लास में होते हैं, अपने से कमजोर पढ़ने वाले बच्चों के साथ हम इसलिए रहते हैं कि कई बार उनसे उनका पेन यूज कर सकें, उनकी कलम यूज कर सकें, उनसे छोले कुलचे मंगा सकें। ऐसा करते हैं हम, उसे नेगेटिव चीज में लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा क्लास में कमजोर बच्चा होता है जिसको हर कोई पीटता है, उससे अपने काम करवाता है। तो वैसे ही जो महाशक्तियां थी उस कमजोर बच्चे का जैसे छोटे छोटे देशों से गठबंधन बना के रखती थी। क्या करती थी उनके साथ? देखिए आगे। तो महाशक्तियां जो थी छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों बना के रखती थी? प्रश्न हो गया। कारण सिर्फ 3 बताने हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जो एग्जाम्पल दिया आप समझ गए होंगे। अगर एग्जाम्पल अच्छा लगा है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। तो महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ संबंध, सैन्य संबंध गठबंधन क्यों रखे जाते हैं? 3 कारण। पहला क्या है कारण? देखते हैं। पहला कारण, महाशक्तियां छोटे देशों के भूभाग को अपने सैनिक संसाधन के रूप में, किसके रूप में? सैनिक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहती थी कि वहां से अपने सैनिक वगैरह का हमले वगैरह के लिए यूज कर सके। इनमें से क्या होता था कि विरोधी देश पर आक्रमण करने के लिए पास पड़ता था वहां से, अगर अपने सैनिक अड्डा बना दे उस देश के बगल में तो जासूसी करना आसान रह जाएगा। वो चेक कर सकते थे पड़ोसी देश के यहाँ जाके कि भैया क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है। आप सपोज कर लो आपका दुश्मन यहाँ से हजारों करोड़ों तो नहीं, हजारों किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ से कैसे नजर रखोगे? अमेरिका को और नजर रखनी है चाइना पे, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा बताओ? हिंदुस्तान से दोस्ती कर लेगा, हिंदुस्तान के बॉर्डर से निगरानी रखेगा, पाकिस्तान से दोस्ती कर लेगा अमेरिका चाइना पर नजर रखने के लिए। तो वही हाल था उस, मतलब वही कहने का मतलब है कि क्या करते हैं, छोटे देश से संबंध बनाते हैं। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है, महाशक्तियां क्या करती हैं? महाशक्तियां छोटे देशों से सैन्य गठबंधन करके युद्ध सामग्री पर होने वाला खर्च छोटे छोटे देशों में बांटकर अपने खर्च का बोझ हल्का करती हैं। उनसे पैसे ले लेती हैं उस चीज के, भैया युद्ध में हमारा इतना खर्चा हुआ है और इसको थोड़ा थोड़ा सा हम करके देखते हैं। तो ये भी एक काम होता है। थर्ड, महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करती हैं। क्या करती हैं? सैन्य गठबंधन करके उन देशों के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, खनिज व तेल, भाई तेल का नाम आते ही अमेरिका का नाम याद आ जाना चाहिए तुम्हें। इराक, ईरान, तो कहाँ नहीं हमला किया उसने? हर देश पर पेट्रोलियम और डीजल के लिए उसने हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को मार डाला और भी बहुत सारी, सीरिया का युद्ध छेड़वा दिया। तो उसने बहुत सारे हंगामे किए हैं अमेरिका ने, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही। आदि पदार्थों के लिए अपने हित का प्रयोग करना चाहती थी जो महाशक्तियां थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ उसे पढ़ते रहो, परसेंटेज आपकी 90 प्लस रहने वाली है। और ये मैं वीडियो अपलोड करके आपको दिखाऊंगा कि जो हमसे पढ़ते हैं उनके 90% से एक्स्ट्रा ही आए हुए हैं। तो बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो, जस्ट टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए वीडियोस कम आ रहे हैं। ध्यान देना, आगे चल के परसेंटेज आपकी अच्छी रहेगी। तो प्रश्न 7 है यहाँ पे, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था।
क्या कहा जाता है कभी कभी कि शीत युद्ध सीधे तौर पर सत्य के लिए संघर्ष था। और इसका किसका भाई, विचारधारा से कोई लेना देना ही नहीं है। हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन उत्तर तो लिखना ही पड़ेगा। संबंध नहीं था विचारधारा से शीत युद्ध का। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर उदाहरण के साथ बताओ। भाई जो शीत युद्ध की बात हो रही है, विचारधारा तो सिर्फ ऐसे डमरू जैसा था जो बज रहा था उस समय। वहां पे तो एक कुर्सी खाली हो गई थी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने के लिए। उसके लिए लड़ रहे थे दो देश। कितने देश लड़ रहे थे भाई? दो। तो उन दोनों देशों में आपको भी पता है, पहला यूएसए था, यूएसए, और एक मिनट, यूएसए था, और दूसरा आप सबको पता है कौन सा देश था? रूस था। उस समय हम यूएसएसआर कहते थे उसको, एसएसआर छोड़ो, जाने दो, यूएसएसआर कहते थे हम। तो सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था। किस चीज के लिए संघर्ष था दोस्तों? शक्ति के लिए, ताकत के लिए, कुर्सी खाली है नंबर वन बनने के लिए। जैसे हम परसेंटेज लाने के लिए हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं आपस में, भैया मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। वैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर देश कौन बनेगा, इसके लिए ये संघर्ष था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था, ऐसा कहने वाला उचित नहीं होगा। क्यों? ये कह रहे भैया नहीं था। अब इनके हिसाब से देख लेते हैं क्यों नहीं था उचित कहना ऐसा। क्योंकि दोनों गुटों में विचारधारा का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। प्रभाव कह रहे देखा जा सकता था। हाँ, क्या प्रभाव था? पूंजीवाद, समाजवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सोवियत संघ को दो परस्पर विचारधाराओं में बांट दिया। पहला था पूंजीवाद, पहला क्या था? पूंजीवाद। दूसरा साम्यवाद, ये हो गया, के रूप में उभरे, जिनका कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। तो आप सबको पता है ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं और इन दोनों में कभी मेल नहीं हो सकता है। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैन्य गठबंधन। पहला क्या कहा गया है? जोर आजमाइश। इसमें दूसरा क्या कहा गया है? सैन्य गठबंधन। अथवा तीसरा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। क्या था फिर ये भाई? बल्कि क्या? बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। तो एक विचारधारा लड़ रही थी, समाजवाद और पूंजीवाद। तो विचारधारा का मतलब क्या था? आप क्या सोचते हो? कौन सी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हो? जैसे कई बार आप हिंदू विचारधारा को देखते हो, हिंदुस्तान में मुसलमान के खिलाफ भड़काते हैं, तो वैसी विचारधारा वहां भी हो सकती थी कि लड़ाई इस बात को लेकर आगे थी पूरे विश्व में की राजनीति में, आर्थिक, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक, पहले तो आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक जीवन में सूत्रबद्ध करने के लिए सबसे बेहतरीन सिद्धांत कौन सा है? तो पश्चिम के लोग गठबंधन का हुआ, अमेरिका हुआ। अमेरिका ने क्या बोला? पश्चिमी का हुआ अमेरिका। अमेरिका लीड कर रहा था ना। तो अमेरिका ने क्या बोला? देखते हैं अमेरिका ने क्या बोला। यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का हामी था। ये क्या था भाई? पहला देख लो ध्यान से, पूंजीवादी। किसका? पूंजीवादी का। पूंजीवादी का हामी था। पूंजीवादी का मतलब आपको सबको समझ में आ रहा है? प्राइवेट कंपनियां होंगी, हर चीज प्राइवेट हो सकता है, वहां पर हर चीज प्राइवेट रहेगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन के वो थे। एप्पल से लेकर आप गूगल जो भी चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अभी अमेरिका से ही है। तो पूर्वी गठबंधन का अगुआ कौन था? सोवियत संघ। ये इधर देखो, इसी के नीचे सोवियत संघ, रूस जिसे आज हम कहते हैं, सोवियत संघ उनका अगुआ था। तो ये लोग किस विचारधारा को मानते थे? देखते हैं। इस गुट के लोग प्रतिबद्धता समाजवाद थी। इनकी प्रतिबद्धता इधर देखो नीचे, समाजवाद। यहाँ पर क्या था कि सरकार की कंपनी रहेगी, प्राइवेट कंपनी कम रहेंगी, तो सरकारी की कंपनियां ज्यादा रहेंगी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो साम्यवाद इसे कहते हैं, जहाँ पे सारी सेवाएं सरकार मुहैया करवाती है आम पब्लिक को, ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मुहैया सुविधा मुहैया करवाती है। तो विचारधारा की लड़ाई आपने देख ली, साम्यवाद पूंजीवाद दो के मामले में निकल के आया है। लेकिन 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 क्या? लेकिन देखो इधर, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे ना ही शक्ति को अर्जित करना इसकी एक मुख्य धारणा रही। उदाहरण के लिए क्यूबा मिसाइल संकट। उदाहरण के लिए क्या? क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक,
या फिर बर्लिन, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बर्लिन, देखो भाई यहाँ पे ऐसे लगना चाहिए था यार, बर्लिन जो था बर्लिन संकट, कॉन्गो संकट है। ऐसे कई क्षेत्र रहे हैं जहां विरोधी गुट ने अपने प्रतिद्वंदी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गठबंधन के प्रचार व प्रसार कर किया, गठबंधन कर लिया वहां पे जाकर उन्होंने। उसके पीछे पीछे केवल एक ही मंशा थी, गठबंधन करने के पीछे एक ही रीजन था, क्या कि उसकी सैनिक शक्ति व क्षमता को कमजोर किया जाए। कहीं ना कहीं दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर महाशक्ति साबित करना चाहते थे, दोनों ही हर देश के साथ अपने रिश्ते बनाना चाह रहे थे ताकि उनका जो दोस्ती वाला कुनबा है बड़ा हो जाए। एक के 2 दोस्त, दूसरे के 4 दोस्त, तीसरे के 4 दोस्त, पांचवे के 6 दोस्त। ऐसे ही जैसे कहते ना भाई तू रुक 2 मिनट में हम दोस्त बुला लेते हैं, कैसे लड़ेगा मुझसे। तो वैसे अमेरिका और सोवियत संघ में चल रहा था कि भाई हमारा जो है विश्व में ज्यादा बड़ा ग्रुप है, हम ज्यादा ताकतवर हैं और पूरी दुनिया पे हमारा ही हुकूमत चलेगा, तो इसलिए दोनों गठबंधन के लिए पक्षधार थे। और अमेरिका चाहता था हर जगह पूंजीवाद, अमेरिका क्या चाहता था कि हर जगह भाई पूंजीवाद विचारधारा फैले, हर देश पूंजीवाद। तो इस तरीके से अमेरिका ग्रुप में जो देश आते थे उनको पूंजीवाद विचारधारा, पूंजीवाद व्यवस्था अपनानी पड़ती थी। और सोवियत संघ के साथ जो आते थे उन्हें, समझदार है यार, तुमने तो बता दिया कि उन्हें समाजवाद अपनाना पड़ता था। गुड बॉय एंड गुड गर्ल टू, थैंक यू, ऐसे ही बता दिया करो। थर्ड है क्वेश्चन, क्या है भाई ब्रो? तो शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? तो क्या पूछा जा रहा है, अब इंडिया से रिलेटेड हो गया, ये देख लो। अमेरिका के प्रति और सोवियत संघ के प्रति किसकी नीति, किसकी नीति? इधर देखो, इधर बड़े अक्षरों में भारत लिखा हुआ है। भारत क्या चाहता था, क्या करना चाहता था, क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति को भारत के हितों में आगे बढ़ाया? तो उस समय जो हिंदुस्तान ने किया, क्या वो सही था, गलत था, उसके बाद हमें कुछ फायदा मिला या उस समय कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला, ये हम देखेंगे क्वेश्चन में कि गुटनिरपेक्षता बना के गुटनिरपेक्ष से हमें क्या हानि हुआ और क्या लाभ हुआ। यहाँ से देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौरान भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। कौन कौन से भाई? शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति दोनों गुटों में शामिल न होने की रही थी। उसने बोली ना तो मैं अमेरिका के साथ हूँ, ना भाई मैं रूस के साथ हूँ, मैं किसी में नहीं जाने वाला। भारत ने क्लियर कर दिया, ना तो मैं अमेरिका के साथ, ना रूस के साथ। भारत की विदेश नीति को गुट निरपेक्षता नीति कहा जाता है। दोस्तों याद रखना आता है क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता। तो भारत किसी के साथ शामिल नहीं हुआ, गुट निरपेक्ष हो गया। कि जैसे हम लोग खेलते नहीं बैट बल्ला या किसी में, तो एक बच्चा एक्स्ट्रा होता है तो कहता भाई मैं इधर भी नहीं जाऊंगा, इधर भी नहीं जाऊंगा। तो भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता। नकारात्मक निष्क्रियता का मतलब है कुछ ऐसा करना ही नहीं है कि हाँ ना कुछ भी, ऐसा नहीं था। फिर क्या था? नेहरू जी ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन नहीं है कि हम दुनिया ही छोड़ के चले जा रहे हैं, कहीं आग लगा दो हम कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं था। पलायन की नीति नहीं तो गुट निरपेक्षता। फिर क्या नीति थी? इसके विपरीत क्या थी? फिर इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदी की जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था कि भैया कोई लड़ेगा तो हम दोनों को 2-2 चांटे मार के अलग कर देंगे, हम नहीं लड़ेंगे, ना ही लड़ने देंगे, हम लड़ाई छुड़ाने वाले हैं। तो भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूदा मतभेदों को कम करने का काम किया, कोशिश की कि कैसे न कैसे उनके बीच में जो मतभेद उन्हें दूर किया जाए। तो इस तरीके से मतभेदों को पूर्ण व्यापी युद्ध के रूप लेने से रोका कि भाई कई बार होता ना, मतभेद हो जाता है, चलो भाई पीटते हैं पाटते हैं तो कोई बंदा भी बीच बचाव करके बचा ले जाता है। तो वैसे ही था भारत भी कि किसी को लड़ने से रोकना था,
भाई बंदे उससे भी आएंगे उससे भी आएंगे, तो मैं किसी की तरफ से नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम दोनों को लड़ने भी नहीं दूंगा। ऐसा नेहरू जी ने अपना विचार प्रकट किया था। कुछ लोगों का तर्क यह रहा है कि नीति अंतर्राष्ट्रीय एक उदार आदर्श है जो कि भारतीय हितों के साथ मेल नहीं खाती। यह तर्क ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के लिए हितकारी रही है, फायदा हुआ है भारत को। जिन्हें निम्नलिखित कारणों से हम बता सकते हैं भैया कि कैसे कि भारत के लिए फायदेमंद रहा गुटनिरपेक्षता। फायदेमंद तो रहा, ये तुम्हें भी पता है फायदेमंद किस तरीके से रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। भारत अपनी गुटनिरपेक्षता नीति के कारण ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने में सफल रहा जो इसके हित में थे। तुम्हें कहा जाए कि क्लास में जो मॉनिटर बनाना है, चुन लो किसी को मॉनिटर बना दो, तुम तो अपने दोस्त को ही बनाओगे। तो वही हाल भारत का रहा। उसने कई फैसले लिए जो उसमें भारत का ज्यादा फायदा था, तो उसके हितों की पूर्ति में सहायक रहे, ना किसी सैनिक गुट या इन देशों की। तो ऐसा नहीं था कि कोई फैसला अमेरिका के पक्ष में भारत ने लिया या रूस के, भारत ने जो भी फैसला लिया वो उसके हित में था। दूसरा पॉइंट है, भारत को हमेशा दोनों गुटों या देशों से सम्मान या लाभ मिला। कैसे? क्योंकि दोनों देश भारत को अपने करीब लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत उनके ही खेमे में रहे। यदि कोई एक महाशक्ति भारत पर प्रेशर बनाता या दबाव डालने की कोशिश करता तो भारत क्या करता? भारत दूसरी महाशक्ति की सहायता के लिए तैयार था कि दूसरी महाशक्ति भारत की हेल्प कर देती, चाहे अमेरिका कर देता मदद, चाहे रूस कर देता। इसकी प्रथम लाभ भारत को यह था कि दोनों में से किसी ने भी उसे दबाव नहीं बनाया। तो भारत को किसी भी देश ने प्रेशर नहीं बनाया, भारत के ऊपर किसी देश ने प्रेशर नहीं बनाया तथा दोनों ही महाशक्तियों ने भारत के प्रति चिंतित रहे कि भाई भारत को इज्जत दो, ना कि उसे दबाव डाल के अपनी मनमानी चाटा पीटा मार के काम चलाओ। प्रश्न 9 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा, जबकि शीत युद्ध अपने शिखर पर था। तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों को विकास में कैसे मदद पहुंचाई? देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का, देखते हैं किस तरीके से कि तीसरी दुनिया क्या थी, कैसा था। गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों के ने तीसरे विकल्प के रूप में देखा। जब शीत युद्ध सबसे अपने चरम पर था, तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों को विकास में मदद कैसे पहुंचाई? देखते हैं। बात देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में एक नई विचारधारा और धारणा उभर कर सामने आई। गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज करने वाले देश भर नहीं थे, उन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा भी, आजाद होने वाले देश नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही नहीं, उन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा प्राप्त था। उसी वक्त पूरी दुनिया ने 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो पूरी दुनिया 3 भागों में बढ़ गई उस समय। कैसे? पहली दुनिया थी पूंजीवाद। बताया था पूंजीवाद कौन था, आपको पता है, अमेरिका के साथ रहने वाले सारे जो प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देते हैं, और अमेरिका के ग्रुप में सारे क्या है, पूंजीवाद। दूसरा सौम्यवाद, जो किसके साथ है, रूस के साथ है, सरकारी कंपनी होनी चाहिए, सरकारी सारा काम करेगी, सौम्यवाद आ गया। तीसरे में बताया अल्प विकसित, या ऐसे देश जो भी ताजा ताजा किसी के गुलाम थे, आजाद हुए, जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, आजाद हुआ था, ऐसे ही किसी की गुलामी से आजाद हुए उपनिवेशिक देश को तीसरी दुनिया या अल्प विकसित कहा गया, जहाँ पे ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, उनके पास उतनी तरक्की नहीं कर पाए थे। इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक रूप से ज्यादा विकास करने की तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। 9 स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से वे आर्थिक दृष्टि महत्वपूर्ण था। भाई अभी अभी आजाद हुए, उनके पास इतना पैसा थोड़ी ना होता है। जैसे अभी मान लो कि आप आजाद हुए हो, सारा पैसा तो हमारे अंग्रेज लेके चले गए थे, तो हमारे पास पैसा था ही नहीं हथियार गोला बारूद या युद्ध लड़ने का, तो हमारे लिए तो कहीं सही था ही नहीं। हमें तो अपने विकास पे जोर देना था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई भी देश सही मायनों में विकास नहीं कर सकता है या आजाद नहीं रह सकता है। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। निर्भर का मतलब हर सामान बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, वह खरीदना पड़ेगा बाहर से। वह उपनिवेशक देश भी हो सकता है जिसका हम गुलाम थे, जैसे अंग्रेज हमें कपड़ा बना के देते थे, जिससे राजनीतिक आजादी हासिल हो गई।
तो हम वहां से मंगाते थे। तो एक तरीके से ये होता है कि आजादी के बाद हमें स्वावलंबी होना था, सारे अपने सामान खुद ही बनाने थे, तैयार करने थे। इसी समझ में नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा में जन्म हुआ। 1972 में इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, मतलब विकास के लिए एक नया विचार और एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें तीसरी दुनिया के देशों के विकास पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए। क्या कहा गया उनके लिए? अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम देश करते हैं। तो जो पश्चिम देश दोहन करते हैं, चीजें उठा के ले जाते थे, अब उन पर अधिकार आ जाएगा उन देशों का जहां पे वो पाई जाती है। जैसे इंडिया में कोई चीज है तो उस पर इंडिया का अधिकार होगा, ना कि ब्रिटिश का होगा या अंग्रेजों का होगा। दूसरा पॉइंट है, जो कम विकसित देश है वहां की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, जो वहां पे अपना माल और सामान बेच सकेंगे। या गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। अल्प विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। भैया जो पता है कि आप माल भेज रहे हो अमेरिका इंग्लैंड में, वहां से डॉलर और पाउंड आपके देश में आ रहा है, और वहां से जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो भी तुम्हारे देश में आएगी और वो भी सस्ते रेटों पे आएगी, तो अच्छा ही रहेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि कूटनिरपेक्षता का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा था। अब इसमें आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही थी, या आर्थिक महत्व रूप में जाने जाने लगा था। उपरोक्त सभी कारणों से वर्णों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कूटनिरपेक्षता ने तीसरी दुनिया का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हम सबने देखा किस तरीके से जो अल्प विकसित देश थे उनके लिए बाजार खुल गए अमेरिका इंग्लैंड के, वहां से डॉलर यूएस पाउंड सब इंडिया आने लगे या ऐसे देशों में आने लगे जिनके पास विकास कम था। विश्व व्यापार संगठन ने उनकी काफी ज्यादा मदद भी की, और जो टेक्नोलॉजी है उन तक पहुंचे, और टेक्नोलॉजी जो था, टेक्नोलॉजी की मदद से वो, जिसे हम प्रौद्योगिकी यहाँ पे बोल रहे थे, वो जापान से हो अमेरिका से वो सारे अल्प विकसित देशों में पहुंचने लगी। प्रश्न है 10वां, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया, अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हो आप? लेकिन प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब प्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर प्रस्तुत करें। क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, दूसरे विश्व के अंत और समकालीन विश्व राजनीति की तरफ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समस्त जो दुनिया है मुख्य दो शक्तियों के गुटों में विभाजित हो जाती है। सबको नाम पता है उसका। दोनों शक्ति गुटों के नेतृत्व दो महाशक्तियों सोवियत संघ, पहला क्या है, सोवियत संघ आ गया, दूसरा आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वारा क्रमशः साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी विचारधारा पर शासन किया जा रहा था, जिसे विश्व राजनीति में शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो ये अभी तक हमने देखा कि जो द्वितीय विश्व खत्म हुआ उसके बाद दो नई नई विचारधाराएं उभर कर सामने आई। एक तो था समाजवाद, एक था पूंजीवाद। समाजवाद के नेता बने हुए थे रूस के नेता, रूस ग्रुप तैयार कर रहा था अपना, जब समाजवाद को बढ़ाने के लिए, उसकी खासियत बताने के लिए। अमेरिका भी सेम कर रहा था, आर्मी फौज पूंजीवाद के लिए ग्रुप तैयार कर रहा था, जो उसके देश साथ शामिल होते वहां उनको पूंजीवाद व्यवस्था बढ़ाने के लिए उत्साहित करता था वो। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां विश्व के अन्य राष्ट्रों में अपने अपने गुटों में शामिल करने का प्रयास करने लग रही थी। इस समय विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जन्म लिया। बात है दिसंबर 1981 की। सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डेट 1981 लिखी है, ये गलत है, 1991 है, 1991 है ये, 1991 में विघटन हुआ। तो शीत युद्ध का अंत हो गया। परिणाम स्वरूप अमेरिका ही महाशक्ति बनकर बचा, अर्थात संसार का एक ध्रुवीकरण हो गया
और ऐसी स्थिति में प्रश्न किया जाने लगा, गुट निरपेक्षता का उद्देश्य शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था, क्या अब भी शीत युद्ध का कोई मतलब बनता, ओ सॉरी, गुट निरपेक्ष का कोई मतलब बनता है? क्योंकि गुट ही नहीं रहा तो गुट निरपेक्षता क्या करेगा अब? लेकिन अंत हो जाने से कारण गुट निरपेक्षता की कोई प्रासंगिकता नहीं रही है। किंतु किंतु परंतु आ रहा है यहाँ पे भाई, किंतु ऐसे लोगों का विचार उचित नहीं है, क्योंकि विश्व राजनीति में गुट निरपेक्षता अपना महत्व स्थायी रूप से धारण कर चुका है। इसके महत्व एवं महत्वपूर्ण संदर्भ में हम निम्नलिखित बातों कही और सुनी जा सकती हैं। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं और वो पॉइंट कैसे इसके पक्ष और विपक्ष में जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला, आज बहुसंख्या गुट निरपेक्ष राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। क्या है? आज बहुसंख्यक गुट निरपेक्ष राष्ट्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। विकसित राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशीकरण शोषण किया जा रहा है। फिर से गुलाम बना लिए गए भाई वो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपनी कंपनियां लगाती हैं, उनके ऊपर राज ही कर रही है एक तरीके से वो, एक तरीके से फिर से गुलाम हो गए हैं। कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए, ताकि गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग मजबूत और सक्रिय किया जाए। यहाँ पे गुट निरपेक्ष जैसे देशों की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरा पॉइंट है, गुट निरपेक्षता स्वतंत्र हुए देशों के लिए एक जुड़ाव का माध्यम है। यदि ये देश एक साथ आ जाए तो क्या वे बहुत बड़ी शक्ति के रूप ले सकते हैं, क्योंकि ताजे ताजे आजाद हुए हैं, हर देश में अलग अलग खासियत है, अगर एक साथ आ जाओगे तो भाई मजबूत ही होगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि आज विश्व के राष्ट्रों के समक्ष आतंकवाद का खतरा है, निशस्त्रीकरण का, मानवाधिकार का, पर्यावरण का, अनेक समस्याएं चुनौतियों के रूप में विराजमान है। इन सबके समाधान के लिए भी आंदोलन के मंच को अपनाना होगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यहाँ भी जरूरी है, आतंकवाद, मानवाधिकार, पर्यावरण, इन सब की चुनौतियों को समाप्त करने के लिए, वरना चाइना और अमेरिका जैसे लोग कार्बन का मिशन करते रहेंगे और पूरी दुनिया का तहस नहस हो जाएगा। गुट निरपेक्षता आंदोलन का महत्व इस बात से भी रहा है कि एक ऐसा आंदोलन है जो विश्व भर में मौजूद असमानताओं को निपटाने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने का संकल्प पर टिका है। भैया हर कोई बराबर रहेगा पूरी दुनिया में, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर देश एक दूसरे के बराबर। इस बात पर गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई। उपरोक्त सभी विवरणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है और कल भी रहेगी और कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती हुई जा रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो वैल्यू है आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी, और इसकी प्रासंगिकता इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाली। दोस्तों धन्यवाद, आपने इतनी देर तक सुना, मेरी बातों को समझा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। बाकी लॉकडाउन चल रहा है, ये आपके लिए है आज, इसे एक बार रिवाइज करो। जो नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिखो, हम फिर से बनाते हैं वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शीत युद्ध के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, अब दूसरे और तीसरे पार्ट का प्रश्न उत्तर आपको जल्दी ही मिलेगा। धन्यवाद।